हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने हिंदी स्टार्ट की और हिंदी में वर्णमाला का पार्ट 1 हमने वर्ण प्रकार, वर्ण किसे कहते हैं वो सब देखा था और उसमें पार्ट देखे थे, वर्णमाला की परिभाषा देखी थी, वर्णों के प्रकार देखे थे। तो आज उसी हम पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वर्ण का जो पहला पार्ट है उसका नाम है स्वर। स्वर को लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्वर स्वर कितने होते हैं। मैंने बताया था आपको टोटल यानी कुल स्वर 13 और मूल्यतः और सामान्यतः मैंने बताया था। जब पूछे तो क्या करेंगे 11 स्वर। ठीक है, टोटल कितने स्वर होते हैं 11। ठीक है, अब स्वर को ही आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्वर में कितने टाइप के स्वर होते हैं, उच्चारण के आधार पर, जीभ के स्थान के आधार पर, सारी चीजें देखेंगे। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इस लेक्चर को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि भविष्य में कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्वर। तो स्वर की मात्रा हमने लास्ट में पढ़ा था। जब कोई या जब किसी व्यंजन के साथ, ऐसे लिखिए, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ा जाता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, एक बार वो देख लेते हैं। साथ स्वर को जोड़ा जाता है या योग किया जाता है तो वह स्वर वास्तविक रूप में ना आकर अपने मात्रिक रूप में आता है, यानी कि मात्रा के रूप में आता है। ओरिजिनल जब कोई भी स्वर व्यंजन के साथ कोई स्वर जोड़ा जाता है तो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है। ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे। वह अपने मात्रिक रूप में आता है उसे ही स्वर की मात्रा कहते हैं, की मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं। मैंने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं विकास। ठीक है, अब विकास को मैं अगर विस्तारित करूंगा, विस्तारित रूप में लिखूंगा तो किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, वाह, व्यंजन के नीचे हलंत, तो वाह, इसमें मात्रा है छोटी की तो इसको लिखेंगे हम इस तरह। ठीक है, का को हम लिखेंगे जब मात्रा के रूप में या मात्रिक रूप में तो इसके साथ कैसे लिखा जाएगा। का पे जिसकी मात्रा हो उसको लिख दीजिए, बड़े आ की मात्रा है तो इसको इस तरह लिखा जाएगा, इसके नीचे हलंत आएगा। तो वा धन ई धन का धन आ। ठीक है, बड़े आ की मात्रा। ठीक, और सा प्लस सा में आ की आवाज आ रही है छोटे आ की तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसका संधि या इसका हमने विस्तार किया तो इसमें वा के संग ई जोड़ा है तो ये मात्रा के रूप में ई आया, वा के संग। का के संग आ जोड़ा है तो ये का के संग आ जो है बड़ा वो मात्रा रूप में आया है। इसी प्रकार सा के संग अ की आवाज आ रही है तो इसलिए ये सा के संग भी एक मात्रिक रूप में आया है। तो आप समझ सकते हैं जब भी कोई व्यंजन के साथ कोई स्वर जोड़ा जाता है तो वह अपने मात्रिक रूप में आता है। ये मात्रिक रूप है, छोटी की मात्रा, बड़े आ की मात्रा और स की मात्रा, आ की मात्रा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो यही क्या कहलाता है, यही स्वर की मात्रा कहलाती है या स्वरों की मात्रा कहलाती है। अब देख लेते हैं हम एक एग्जांपल और। मान लीजिए मैं लिखता हूं आना। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी कोई अक्षर या कोई भी शब्द जब स्वर से स्टार्ट होता है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। यहां देखिए इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो बड़े आ से हो रही है तो जब अपने वास्तविक रूप में आया, मात्रिक रूप में नहीं आया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई स्वर या जिस स्वर से कोई शब्द की स्टार्टिंग होती है तो वह स्वर जो है अपने वास्तविक रूप में आता है। यहाँ मात्रिक रूप में नहीं आया क्योंकि ये स्वर से स्टार्टिंग हो रही है, बड़ा एक स्वर है
इसलिए इसको हम पूरा ऐसे ही लिखेंगे, बड़ा आ प्लस ना प्लस आ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब व्यंजन में जोड़ा जाता है या व्यंजन से स्टार्टिंग होती है तो वह अपने मात्रिक रूप में आता है, जब स्वर से स्टार्टिंग होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में, जैसा वो स्वर लिखा जाता है हिंदी वर्णमाला में वैसा ही प्राप्त होता है या लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको इस स्वर की मात्रा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, जो महत्वपूर्ण है, पार्ट स्टार्ट होता है, वो है स्वर, स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वर्गों का वर्गीकरण करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण यानी टाइप्स ऑफ स्वर या वोवेल्स। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें, सबसे पहले जो आएगा अपने पास वो है उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर या उसका प्रोनाउंसिएशन जो किया जाता है उसके आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आएगा उच्चारण के आधार पर वो आएगा ऋस्व स्वर। ऋस्व, हा के नीचे र, ऋस्व स्वर पहला टाइप। ठीक है, दूसरा आ गया दीर्घ स्वर, और तीसरा जो टाइप है इसका वो है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर छोटे की मात्रा है ये। ठीक है, प्लुत स्वर या विलुप्त स्वर। ठीक है, लुप्त स्वर या प्लुत स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है अपने पास ऋस्व स्वर। ऋस्व मतलब छोटा, ठीक है, और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो समझ सकते हैं इसको। ऋस्व स्वर ऐसे स्वर, लिख लीजिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे क्या कहलाते हैं? वो ऋस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर समझ में आ गया होगा। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। ठीक है, अभी इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, तो 3 स्वर आपको समझ में आ गए होंगे। ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, बहुत कम। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या समय अधिक लगता है जिनके उच्चारण में। और प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं ऊपर। जैसे ऋस्व स्वर, सबसे पहला जो है ऋस्व यानी कि लघु स्वर या छोटे स्वर जो होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे बोला मैंने, जो उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ, इ, उ, रि। ठीक है, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि। तो इसका आप उच्चारण करके देख सकते हैं, इसमें बहुत कम समय लग रहा है, जैसे अ, इ, उ और री। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ऋस्व स्वर। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। अब छोटा आ हो गया है तो बड़ा आ इसमें आएगा, बड़ा आ, तो इसको बोलेंगे आ। ठीक है, बड़ी ई यानी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्वर चलते हैं अपने पास वो क्या कहलाते हैं? सारे के सारे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ए, ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है, तो देख सकते हैं दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से जो है अधिक समय लग रहा है उच्चारण में। ठीक है, तो इसमें लग रहा अ, और दीर्घ स्वर में लग रहा आ, इ, उ, उ, रि।
ए, आए, ओ, आओ, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर। तीसरा था हमारे पास प्लुत स्वर, जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेते हैं, प्लुत स्वर या लुप्त स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर क्या होंगे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जैसे कि हमने लिखा ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, तो इनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, ओ, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, तो इसका जो साइन होता है प्लुत स्वर का, वो साइन होता है ऐसे, ऐसे इंग्लिश के एस टाइप से, इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं, जो टाइम बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हमने उच्चारण के आधार पर स्वर देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस टाइप की उत्पत्ति हुई है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ठीक है, तो सबसे पहला जो उत्पत्ति के आधार पर आ जाता है वो आता है अपना कॉमन स्वर जो होते हैं, यानी कि मूल स्वर, जो अपने पास मूलतः प्राप्त हुए हैं जो। ठीक है, मूल स्वर। ठीक है, दूसरा आता है संधि स्वर, इसको हम बोलते हैं संध्य स्वर और बोलते हैं संध्य स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर अपने पास दो टाइप के मिल जाते हैं, एक हो जाता है मूल स्वर, और मूल स्वर, दूसरा मिल जाता है संधि स्वर। मूल स्वर भी दो टाइप के होते हैं, या संधि स्वर भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें होता है पहला मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ भी आ रहा है, मूल से बने हुए जो दीर्घ स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल दीर्घ स्वर। संधि स्वर आप समझ में आ रहा हो, जब संधि करके दो स्वरों को, ठीक है, दो मूल स्वरों को संधि करके बनाया जाता है तो संधि स्वर बनता है। संधि स्वर में पहला आ गया मूल दीर्घ स्वर, जो मूल स्वरों से बनते हैं उसको मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसको हम या सजातीय स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर एग्जाम में पूछा गया है, सजातीय स्वर क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर स्वर, या इसको बोलते हैं हम, जब इसमें सजाती आ गई, यानी कि एक जैसी जात वाले या फिर एक जैसे समझ सकते हैं आप, एक जैसा उनका जो है गुण होता है। ठीक है, वो सजातीय स्वर कहलाएंगे, या विजातीय जिसमें एक जैसा गुण नहीं होता है। तो संयुक्त या विजातीय स्वर एक टाइप के होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर, जब दो अलग अलग स्वरों को या विभिन्न जाति या विभिन्न गुणों वाले स्वरों को मिला के बनाया जाता है उसको संयुक्त या विजातीय स्वर बोलते हैं। जब सेम एक जैसे स्वरों को मिला के बनाया जाता है उन्हें सजातीय या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले मूल स्वर में देख लेते हैं। मूल स्वर हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, जो ऋस्व स्वर होते हैं वही सारे मूल स्वर होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, जैसे अ, इ, छोटा उ और री से ऋषि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मूल स्वर है। ये तो समझ में आ गया होगा, अ इ उ री। ठीक है, अब संधि स्वर में देख लीजिए। संधि क्या, जब मूल स्वरों को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, जो स्वर मूल स्वर के आपस में योग से बनते हैं। ठीक है, योग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं वो स्वर, वो कहलाते हैं संधि स्वर या संध्य स्वर कहलाते हैं। अब संधि स्वर में हमने दो टाइप के पढ़े थे, सजातीय या मूल दीर्घ स्वर। तो सजातीय स्वर में क्या होगा, जब एक टाइप के स्वर मिलाए जाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ा आ, इसमें क्या करा है हमने, एक छोटा आ मिलाया, उसके साथ सेम एक छोटा आ और मिला दिया। तो देख सकते हैं ये सजातीय स्वर है, एक छोटा आ है, दूसरा भी छोटा आ है, इन दोनों को मिला के अपने पास बड़ा आ प्राप्त हुआ है। तो ये एक क्या मिल जाएगा हमें, मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा आ बनाने के लिए हमें दो छोटे आ की जरूरत पड़ी है और जो गुणों में समान है। ठीक है, दूसरा बड़ी ई। बड़ी ई कैसे बनेगी,
बड़ी ई बनाने के लिए क्या करेंगे, जब जिस प्रकार इसमें छोटा आ मिला है, बड़े आ को बनाने के लिए इसमें दो छोटी ई मिला देंगे, छोटी ई धन छोटी ई, ठीक है। इसी प्रकार बड़ा ऊ देख लीजिए, बड़ा ऊ बनाने के लिए एक छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक है। तो ये मूल दीर्घ स्वर या स्वजाति स्वर कहलाते हैं। जब एक जैसे स्वरों को मिलाकर एक बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर बनाया जाता है तो मूल दीर्घ स्वर या स्वजाति स्वर बन जाता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा है पॉइंट, याद रखने के लायक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। जब दो अलग अलग टाइप के स्वर या विभिन्न गुणों वाले या विभिन्न आवाज वाले स्वरों को मिलाकर एक स्वर बनाया जाता है उसको विजातीय या संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा आ बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ हो गया, छोटा आ छोटी, अब बचे अपने पास कौन सी, ए वाली लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए, ठीक है। ए को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक छोटा आ जोड़ा प्लस एक छोटी ई जोड़ दी, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार आय बनाने के लिए क्या करेंगे, आ धन ई, ठीक है। इसी प्रकार छोटा ओ बनाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें दो विभिन्न टाइप के स्वर मिल रहे हैं, ठीक है। एक का गुण अलग है, इसकी आवाज अलग है और इसकी अलग है ई। तो जब दो विभिन्न जातियों वाले या दो विभिन्न गुणों वाले या विभिन्न उच्चारण वाले स्वरों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अपने पास क्या बनता है, विजातीय या संयुक्त स्वर मिलता है। तो ए को बनाने के लिए आधन ई जोड़ा, आई को बनाने के लिए आधन बड़ी ई जोड़ा। इसी प्रकार ओ को बनाने के लिए आधन ऊ जोड़ेंगे, ओ को बनाने के लिए आधन औ ऊ जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है विजातीय या संयुक्त स्वर हमें मिलते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर आपको पता चल गए, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कौन सा, ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर जिसमें आवाज जिसके उच्चारण में समय कम लगता है। दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है। तीसरा जो है प्लुत स्वर या लुप्त स्वर कहते हैं जिनको, उसमें उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर देख लिया हमने, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर में भी मूल स्वर में आ ई उ री, ठीक है। संधि स्वर में दो टाइप के, एक मूल स्वर मूल दीर्घ और दूसरा संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर को हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है स्वर का प्रकार, वो जीभ के आधार है, जीभ की कहां पर उसकी पोजीशन है उसके आधार पर आ जाता है, ठीक है। तीसरा टाइप आ जाता है इसका जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और रिपीट पर देखिएगा वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर अपने पास ऐसी जीभ होती है, ठीक है, सबकी, ठीक है। तो इसमें सबसे वाला अग्रभाग, सबसे आगे वाला अग्रभाग, बीच वाला मध्य भाग यानी कि बीच वाला मीडियम जो मिड में होता है, तीसरा पश्च भाग यानी कि पीछे वाला पश्च भाग। तो देख सकते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने टाइप के हमें स्वर मिल रहे हैं, एक अग्रभाग वाले, दूसरा मध्य भाग वाले और तीसरा पश्च भाग वाले, ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन टाइप के मिलते हैं, ठीक है। अग्रभाग में आप देख सकते हैं, अग्रभाग जो आगे वाला पार्ट है, जैसे ई ए रि, ठीक है। तो अग्रभाग वाले कौन से हो गए, छोटा ई, बड़ा ए, छोटा ए, बड़ा ए और ई से ऋषि, ठीक है। ये अग्रभाग से बोले जाते हैं जीभ के, ठीक है। ई ए ओ और री से ऋषि, ठीक है। मध्य भाग में हमारा केवल एक ही आता है, छोटा आ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी कि मध्य भाग अग्रभाग से कौन से ए और री। मध्य भाग में छोटा आ आता है अपना, बाकी बचे हुए पश्चिम भाग में आ जाएंगे। जैसे अपने पास छोटा आ गया तो बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई दोनों आ गई और ई से ऋषि भी आ गया, ऊ से उल्लू, ठीक है। तो आपको केवल एक ये याद करना है, ठीक है। छोटा आ तो आपको याद रहेगा, मध्य भाग में आता। फिर आ गया अपने पास छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 टाइप के होते हैं। अग्रभाग जो आगे से बोले जाते हैं, मध्य भाग जो मध्य से बोले जाते हैं, और पश्चिम भाग जो पश्चिम से बोले जाते हैं। अग्रभाग मैंने बता दिया ई आई और री, मध्य भाग का छोटा आ और पश्चिम भाग का आ उ ओ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इस जीभ के प्रयोग के आधार पर हो गए। लास्ट जो अपने बचा है स्वर का प्रयोग, यानी कि स्वर के प्रकार वो बचे हैं अपने पास। लास्ट जो स्वर का प्रकार है वो है होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, उसको हम समझेंगे। टाइप 4 जो आता है अपना स्वरों का प्रकार, वो आता है होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, ठीक है, स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। ठीक है, आवृतमुखी, आवृतमुखी एक होता है आवृतमुखी स्वर, दूसरा होता है वृत्तमुखी, या जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर। ठीक है, वृत्तमुखी, वृत्त से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने मैथ में देखा होगा, वृत्त यानी कि सर्कल, जब मुंह बोलते समय वृत्त जैसा बन जाए, ठीक है, या फिर सर्कल जैसा उस होठों की स्थिति बन जाए, तो वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। और जिसमें ना बने वो अवृतमुखी। सिंपल है। वृत्तमुखी जिस स्वरों में मुंह से बोलते समय होठों की स्थिति सर्कुलर शेप में आ जाए या वृत्त की शेप में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, वृत्तमुखी। और जिस स्वरों को बोलते समय वृत्त की शेप ना बने होठों से, वो आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आवृतमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति वृत्त रूपी या गोल ना बने, वृत्त या गोल ना हो, ना बने, या होठों की शेप समझ सकते हैं। ठीक है, होठों की शेप वृत्त या गोल ना हो। ठीक है, और जिनके में हो जाए, जिनके उच्चारण में, वो क्या कहलाएंगे, वृत्तमुखी। जिनके उच्चारण में होठ की स्थिति वृत्ताकार या फिर गोल बन हो जाए, गोल आकृति हो जाए। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम। होठों की स्थिति देख लीजिए, जिनमें ऊ में क्या गोल बनना है, तो ऊ रख दीजिए, छोटा ऊ। छोटा आ से स्टार्ट करिए, आ, इसमें गोल नहीं बनना है, तो किधर आएगा, वो इधर आएगा। आ, वो भी गोल नहीं बनना है, इसमें आएगा। ई, इसमें भी गोल नहीं बनना है। बड़ी ई, इसमें भी नहीं बनना है। ऊ में गोल बनना है, देखिए ऊ गोल शेप बन रही है, बड़ा ऊ। ठीक है, री से ऋषि, री में नहीं बनना है, तो री इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है छोटी ए में गोल नहीं बनना है, तो ए इधर आ जाएगा। बड़ी ए इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बचा ओ में देखिए गोल मुंह बनना है, तो ओ इधर आ जाएगा। आओ, इसमें भी गोल मुंह बनना है, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, होठों की स्थिति के आधार पर हमने समझा कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति वृत्त या गोलाकार नहीं होती है या ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आवृतमुखी, जिसमें वृत्त ना बने होठों का। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल क्या है, छोटा आ, बड़ा आ, समझ सकते हैं। आ गोल नहीं बनना, ई इसमें भी गोल नहीं बनना, उ इसमें गोल बनना, इसलिए इसमें रख दिया। सॉरी, री से ऋषि, इसमें गोल नहीं बनना है, तो इसमें रख दिया। ए इसमें भी गोल नहीं बनना, इधर आ गए। फिर आता है ओ आप बोल के देख लीजिएगा आ से ओ तक, तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें होठों की स्थिति गोल बन रही है, किसमें नहीं बन रही। तो आप आसानी से इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कौन से आवृतमुखी है, कौन से वृत्तमुखी है। ठीक है, तो स्वरों के टाइप अपने हो चुके हैं। अब इसमें जो लास्ट जो है वो हम देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो आपका ये स्वर वाला पार्ट भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो होठों के उच्चारण के स्थान, स्वर
किस होठ की किस स्थिति से या मुख के किस स्थिति से या मुख के किस पार्ट से बोले जाते हैं, उनका हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का कि मुख के किस पार्ट से कौन सा स्वर बोला जाता है। तो स्वरों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कहां से होता है, उच्चारण स्थान। ठीक है, इसमें टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस तरह। तो वर्ण या स्वर लिख सकते हैं, स्वर या वर्ण भी बोलते हैं इसको, वर्ण का पार्ट है स्वर, इसलिए ब्रैकेट में वर्ण। वर्ण उच्चारण स्थान कि कहां से बोले जाते हैं, मुख से, मुख के किस पार्ट से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान कहां है इसका। ठीक है, दूसरा है वर्ग, किस वर्ग में रखे जाएगा कौन सा स्वर। ठीक है, ठीक है। तो स्वर का सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो पहले हम समझ लेते हैं मुख के पार्ट को। ठीक है, मुख में कौन सा पार्ट होता है, जीभ के ऊपर कौन सा पार्ट होता है, जीभ के नीचे कौन सा पार्ट होता है, होठों के पास के पार्ट को क्या बोलते हैं, और गले के पास के स्थान को क्या बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा मुख है, ठीक है, ये इसकी जीभ है। ठीक है, इस तरह देखेंगे। अगर मुख के अंदर का पार्ट दिखाता हूं, ये दांत है। ठीक है, आप इसको भी बना लीजिएगा, जरूरी है, याद रहेगा आपको कौन सा स्थान कहां पर है। ठीक है, दांत बना लीजिए पास में। ठीक है, ठीक, ये दांत वाला स्थान और ये अपना जीभ वाला स्थान। तो जीभ में जो सबसे पहले होता है, सबसे पीछे गले के पास, तो इसको बोलते हैं हम कंठ है, यानी कि गला, कंठ है, गले वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था, कंठ है। ठीक है, कंठ के जस्ट आगे ये क्या होता है, ये होता है मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, कंठ के जस्ट आगे। ठीक है, कंठ के ऊपर वाला पार्ट जो है, जो जीभ के बीच में, ठीक है, यहां जो है वो क्या होगा, मूर्धा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तालु, तालु। ठीक है, तालु वाला पार्ट कंठ है। इसी सीरीज में आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि मुख का कौन सी स्थिति कहां पर है, यानी कि मुख का आप वर्गीकरण करिए कौन सा स्थान कहां पर है। तो जब आपको वो पूछे कि मुख का वर्गीकरण में सही क्रम क्या होगा, तो कंठ, मूर्धा, तालु। ठीक है, इसी प्रकार याद रखना, कंठ, मूर्धा, तालु। ठीक है, अब जो होठों के पास यहाँ पर, ठीक है, होठों के पास और दांतों के बीच में है क्या पार्ट हो जाता है, ये होता है दंत पार्ट। ठीक, दंत है या दंत पार्ट बोलते थे। ठीक है, और सबसे आगे जो है अपने पास, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, ये होठ होते हैं अपने। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओष्ठ पार्ट। ठीक है, ओष्ठ है होठ वाला भाग। ठीक है, जो होठ वाले भाग होते हैं उसको बोलते हैं हम ओष्ठ। ठीक है, इस तरह बनाएंगे। तो आपको क्रम समझ में आ गया होगा, मुख में किस तरह कौन सी चीज अपने विभाजित है। सबसे पीछे होता है कंठ, गले के पास, उसके कंठ के आगे मूर्धा, फिर तालु, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अब इसी क्रम के आधार पर या इसी क्रम में देखेंगे, 5 पार्ट होते हैं बॉडी में, वो सॉरी माफ कीजिएगा, 5 पार्ट होते हैं मुख में। तो उन्हीं 5 पार्टों में हम स्वरों को विभाजित करेंगे, कौन सा स्वर किस पार्ट से बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर अ, आ। ठीक है, 2 स्वर आए अपने पास। ठीक है, देखिए आवाज निकाल के देखिए, अ आ यहां से आ रही है गले के पास से। तो उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, यानी कि गला, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गला। ठीक है, तो कंठ या गला, तो इसका क्या वर्ग क्या आएगा, कंठ वर्ण। ठीक है, कंठ वर्ग का है। ठीक है, पहला। दूसरा आ जाता है ई, ई, ये नोट करके चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। ठीक है, ई, 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 मतलब याद रखिएगा, ई, ई जस्ट मूर्धा पे नहीं बोला जाता। ठीक है, कंठ के बाद आता है तालु, क्रम में आप देखेंगे कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। लेकिन जो ई वाला पार्ट है वो देखिएगा, कंठ के जस्ट आगे से नहीं बोला जा रहा, कहां बोला जा रहा, मूर्धा के आगे से, यानी कंठ छोड़ के मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु से बोला जाता है। तालु,
तो कैसे बोलेंगे? ई ई, मतलब यहां से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? तालव्य। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। कौन सा वर्ण बन गया इसका? तालव्य वर्ण, ठीक है, यह वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हमने इसको पढ़ा भी था। ऊ का उच्चारण गोल मुंह से बनना है, यानी होठों की गोल स्थिति से बनना है। तो सिंपल सी बात है, जब होठ गोल हो रहे हैं तो ओष्ठ वाले पार्ट में रखा जाएगा, तो होठों से या ओठ, ठीक है। तो इसको किस पार्ट में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे? ओष्ठ वर्ग में, ठीक है। ऊ होठों की स्थिति पे बनना है, यानी गोल आकृति बननी है होठों की, तो ये ओष्ठ वाले पार्ट से बनेगा, ठीक है। चौथा आ जाता है री। री याद रखिएगा, री नहीं बोला जाता, री बोला जाता, री, ठीक है। मूर्धा के पास से लाएंगे री, ठीक है। मूर्धा के पास से लाएंगे तो री की आवाज नहीं आएगी, री की आवाज आएगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, जब उसका उच्चारण, जो सही उच्चारण उसका, तो री, ठीक है। री से ऋषि, ठीक है। तो री नहीं बोलते हैं, री वाला अलग होता है, ठीक है, वो रा वाला मात्रा बन जाती है, ठीक है। तो री को बोलने के लिए कहां से स्टार्ट की है हमने? मूर्धा से, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धा। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? मूर्धा से मूर्धन्य, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है री से ऋषि के बाद, अपने पास बचे ए आय, ठीक है। ए आय, इसमें बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा था ए आय और वो ओ किसको मिला के बनते हैं? जब हमने दो स्वर मिलाए थे, सजातीय और विजातीय वाले, तो विजातीय में दो स्वर मिलाए थे। ए बनाने के लिए हमने क्या किया था? ए को लिखा था इस टाइप से, अ और ई, ठीक है। तो दो विजातीय स्वर मिलाए थे, तो इसमें एक तो आया है, यानी कि एक आ वाला पार्ट आएगा। तो कौन सा होता है आ वाला पार्ट? कंठ। और एक ई वाला पार्ट आएगा, तो ई वाला पार्ट कौन सा होता है? तालु। तो दोनों को उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ भी आ रहा है इसमें, तालु भी आ रहा है, यानी आ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो लिखेंगे कंठ एवं तालु। तो कहां से उच्चारण हो रहा है इसका? कंठ और तालु से, ठीक है। तो इसका गुण, इसका जो है वर्ग कौन सा हो जाएगा? कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो छठा है ओ। इसमें भी देखिए, इसमें भी ओ बनाने के लिए आ और ऊ मिलाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार विजातीय स्वर मिलाए थे अपन ने आ ई, तो ओ बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? आ धन ऊ, ठीक है, ये आ, ठीक है, आ धन ऊ। तो आ और ऊ कहां से देख लीजिए? आ रहा कंठ से, और ऊ कहां से होता है? होठ से, यानी कि तो दो पार्ट हो जाएंगे इसके भी, तो हो जाएगा कंठ एवं होठ, ठीक है। ओठ लिख लीजिए, होठ लिख लीजिए, ठीक है। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा इसका? कंठ है, ओष्ठ है, ठीक है। कौन सा वर्ग हो गया इसका? कंठ है, ओष्ठ, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा स्वरा के उच्चारण स्थान, हमने सारे पार्ट भी बताया, जीभ का कौन सा पार्ट कहाँ है, मुख का कौन सा पार्ट कहाँ है। इन्हीं के आधार पर हमने देखा स्वरा का उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है। एक बार और बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले जीभ मुख का हम विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंठ के पास है, जो गले के पास चीज है, उसको क्या बोलते हैं? कंठ है। उसके आगे होता है मूर्धा, उसके आगे तालु, फिर दंत, दांत के पास, ओष्ठ, होठ वाला, ठीक है। बस ये मूर्धा और तालु याद रखना है आपको, क्योंकि कंठ के बाद कंठ याद रहेगा क्योंकि गला है। मूर्धा और तालु, कंठ के जस्ट बाद जो क्रम में आता है वो क्या आता है? का, इस तरह याद रखिए, का मा ता द उ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्रम हो जाएगा, इसको याद रखिएगा ट्रिक के तौर पर। क मत दऊ, क मत दऊ, ठीक है, या काम मत दो, इस तरह भी आ सकते हैं, ठीक है। अपना ट्रिक बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं आती है। और आपको अच्छा एग्जाम निकालना है तो आपकी ट्रिक हिंदी में जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, ग्रामर हो गई, और जो थोड़े सेंसिबल क्वेश्चन है जैसे मैथ्स वगैरह में, तो उसमें ट्रिक काम नहीं करनी है आपको, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है माइंड। आपको ट्रिक नहीं याद रहेगी तो आप बेसिक से भी नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ।
भले ही आप क्रम बना सकते हैं, क म त द उ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रिक मत करिए, ठीक। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें, हमने ये मुक्का पाठ समझ लिया। अब हमने स्वरों का विभाजन किया था। सबसे पहले आ कंठ से आवाज आ रही है तो इसको हमने कंठ वर्ग में रख दिया था। ई इसमें तालु से आवाज आ रही थी, इसको तालव्य में रखा था। उ होठों की स्थिति के आधार पर ओष्ठ वाले में आ गया था। री मूर्धा में मूर्धन्य। इसी प्रकार ए को कंठ और दोनों को मिला के बनता था, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने सारे विभाजन इसमें भी देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे व्यंजन। इसमें भी कुछ पार्ट रह गया, वो लास्ट में कवर करेंगे। मेन पार्ट हमने अभी करा दिया है। और हाँ, याद रखिएगा लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तब तक के लिए आप पढ़िए खूब सारा और मेहनत करिए। मेहनत से आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।